नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। बिहार में सत्ता परिवर्तन इन दिनों सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी महागठबंधन के साथ नई सरकार का गठन कर लिया है। देश की राजनीति में ये सत्ता परिवर्तन चौंकाने वाला है। कुछ इसे अवसरवादी मान रहे हैं तो कुछ इसके टिकाऊ होने पर संदेह जता रहे हैं। तो वहीं ये परिवर्तन विपक्ष के लिए नई आशाएं लेकर आया है। लेकिन अहम बात यह है कि सत्ता परिवर्तन में भावनात्मक रिश्तों और राजनीति की व्यावहारिकता का बराबर का योगदान है, जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के निजी रिश्ते भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इस बार विशेष में हम बात करेंगे नीतीश लालू के सियासी रिश्तों की। नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी यादव बिहार के दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ महागठबंधन के सहयोगी वाम दलों के नेताओं से भी मुलाकात की। समझा ये जा रहा है कि सोनिया से बातचीत के मसौदे में कांग्रेस को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया गया। तो तेजस्वी यादव ने सोनिया और सीपीआई के डी राजा के साथ सीपीएम के सीताराम येचुरी से मुलाकात करके 2024 की तैयारियों की भी चर्चा की है। इन दिनों बिहार की सियासत का मंच दिल्ली में शिफ्ट हो गया है। हालांकि तेजस्वी यादव यहां लालू प्रसाद यादव से मंत्रिमंडल में पार्टी से शामिल किए जाने वाले नेताओं के नाम पर मुहर लगवाने आए हैं, लेकिन चाचा नीतीश की पीएम पद के लिए पैरवी सुर्खियां बन गईं। उन्होंने सोनिया से मुलाकात के पहले ही नीतीश कुमार को पीएम पद का सक्षम दावेदार बताया। ये सरकार असली सरकार है, महागठबंधन की सरकार। ये सरकार जनता की सरकार है और नीतीश कुमार जी का जो निर्णय वक्त देखते हुए सही समय पर भाजपा को आप कह सकते हैं तमाचा मारने का काम किया है। और अब बिहार असेंबली में भाजपा को छोड़कर के सारे दल हम लोग एक हो चुके हैं। अब यही दृश्य जो है पूरे देश में दिखने वाला है। तेजस्वी यादव का ये दावा 10 जनपद को पसंद आए या न आए, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश की सक्रियता का दावा ठोक दिया। समझा जा रहा है कि तेजस्वी ने सोनिया से कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की। सोनिया से मुलाकात के बाद तेजस्वी बीजेपी पर हमलावर हो गए। बीजेपी यानी बड़ी झूठा पार्टी बताने के साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश का आरजेडी से हाथ मिलाना बीजेपी के मुंह पर तमाचे जैसा है। तेजस्वी ने इस मौके पर ईडी और सीबीआई की सियासत को लेकर भी बीजेपी पर करारा हमला बोला। बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ? बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है। आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग काम वाले थोड़ी ना है। ये लोग तो कथा कथित कहानी बनाने में लोग लगे रहते हैं। इन लोगों को काम थोड़ी ना आता है करना। इन लोगों को केवल बेकार की बातें आती है करनी, ऊट पटांग बयान देना, यही इन लोगों का काम है। दिन भर तो ये लोग मीडिया के सामने बैठे रहते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं बताओ? गृह मंत्री, आप मंत्री हैं केंद्र में, सब लोग इतने भाजपा के एमपी जीते, क्या किया उन लोगों ने? इससे पहले तेजस्वी ने सीपीआई नेता डी राजा और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। सोनिया गांधी और महागठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात को 2024 की चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो वहीं नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार में गठबंधन के दलों को शामिल करने का मुद्दा भी प्रमुख रहा। खबर आ रही है कि नीतीश ने आरजेडी के कोटे से 17 मंत्री बनाने का मन बनाया है, तो आरजेडी ने कांग्रेस के लिए भी 4 मंत्री पदों की मांग की है। विपक्षी दलों की योजना है कि जिस बिहार ने
1977 में इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका अदा की थी, उसी बिहार से मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम की शुरुआत की जाए। बहरहाल कुछ भी हो, बिहार में सत्ता परिवर्तन से विपक्षी एकता की मुर्दा हो चुकी मुहिम में नई जान की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तेजस्वी यादव उत्साही युवा की तरह बिहार और दिल्ली में दौड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आरजेडी संरक्षक लालू प्रसाद यादव को इस बदलाव का असली सूत्रधार समझा जा रहा है, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं दोनों पार्टियों ने नई चुनौतियों के मद्देनजर संगठन में रद्दोबदल शुरू कर दी है। नीतीश का कोर ग्रुप और छोटा हो गया है, तो आरजेडी ने प्रवक्ताओं में बदलाव किया है। वहीं मंत्रिमंडल में आरजेडी से किसको जगह मिलेगी, ये फैसला लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। जिस तरह बीजेपी ने अचानक यकबयक महाराष्ट्र में शिवसेना में विद्रोह की बिसात बिछा दी थी, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की व्यूह रचना को अंजाम दिया है, लेकिन इतनी शांति और चुपचाप से कि इस काम को अंजाम इस तरीके से दिया गया जैसे छुरी से मक्खन काटा गया हो, और राजनीति के बड़े बड़े पंडित दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। आखिर कैसे हुआ ये सत्ता परिवर्तन और क्या रही इसकी वजह, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जो हमारा साथ देता है उन्हें हम छेड़ते नहीं, जो हमें छेड़ता है उन्हें हम छोड़ते नहीं। हमने शिवसेना को क्यों तोड़ा? क्योंकि शिवसेना ने हमें धोखा दिया। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी यहीं तक नहीं रुकते, बल्कि नीतीश को भी धमकी दे डालते हैं। शिवसेना की इतनी संख्या थी कि तोड़े तो सरकार बन गई, तो तोड़ कैसे मिलाने का क्या मतलब है? और हम क्यों तोड़ेंगे? ये तो देखिए, हम किसी को तोड़ेंगे नहीं। हम दो साल बचा लोकसभा का, हम उसका इंतजार करेंगे। और इनको ये जो लगता है कि 2015 में दोनों मिल गए थे, तो हम लोगों ने बीजेपी को 54 पर पहुंचा दिया, तो बहुत समय बदल चुका है। नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी ने 2020 के नरेंद्र मोदी हैं, और बीजेपी की भी जो ताकत है 2015 वाली बीजेपी नहीं आई। कोई नई बात नहीं कह रहे सुशील मोदी। यही बात महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के लिए कही थी। उन्होंने कहा था कि शिवसेना का पतन हमने उसी दिन तय कर दिया था जिस दिन उन्होंने हमारे साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। मला असं वाटतं की ज्या प्रकारचा व्यवहार छत्रपती संभाजी राजेंसोबत महाविकास आघाडीच्या सरकारने केला तो अतिशय निषेधार्ह आहे। रही सही कसर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कर दी, जब पटना में बीजेपी की रैली में नड्डा ने कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी ही राज करेगी। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। नीतीश क्यों न माने इसे बीजेपी की धमकी? अगर पटना में बीजेपी का अध्यक्ष ये बात कह रहा है तो जाहिर है कि ये सम्मान की बात तो नहीं है। वहीं बीजेपी अब भी धमकी के अंदाज में कह रही है कि हमने नीतीश को बहुत सम्मान दिया। दोनों ही राज्यों में बीजेपी जनादेश के मतलब बता रही है, कह रही है कि गठबंधन को वोट मिला था तो जनादेश लेकर दूसरी सरकार बनाओ, लेकिन खुद महाराष्ट्र में जनादेश लिए बगैर शिवसेना के बागियों के साथ सरकार बना डाली। ये सब नीतीश की नजरों के सामने हुआ। उन्होंने भी अपने अगल बगल एकनाथ शिंदे की तलाश शुरू कर दी। बहुत दूर नहीं जाना पड़ा, वो बगल बच्चा आरसीपी सिंह निकले, जिन पर आरोप लगा कि वो जेडीयू के विधायकों को 6 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, तो अपने समर्थकों से तैयार रहने की हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि सब साथ चला जाएगा। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर नीतीश ने सारी जानकारियां हासिल कर ली और अब इशारों में बता भी दिया। तो आप जरा सोच लीजिए, सब कुछ तो किया हुआ है ना। घर से आजकल कहता है कि घर मिलता है,
अरे जो रहेगा एमएलए एमएलसी मंत्री उसी को ना मिलता है जी, कोई एमपी को घर मिलता है। तो ये सब सोच न लीजिए, ये सब इतना इज्जत दिया गया, सब कुछ किया गया, कौन सा सम्मान नहीं दिया गया है। कै महीना 6 महीना हम अपनी जगह पर बना दिए। क्या चीज है, इतना इज्जत दिया, इतना दिया, काम दिया, इतनी जिम्मेवारी दी, और यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव तक हम किसी का नहीं, विधानसभा के चुनाव में टोटल हम छोड़ दिए थे कि देखो जिसको जो लेकिन सुशील मोदी, इसलिए तो जो हम घूम रहे। नीतीश और बीजेपी में रिश्ता ही बेवफाई का था। दोनों में इंतजार राज खुलने भर का था। नीतीश भी रात के अंधेरे में छिप छिप कर तेजस्वी के घर जाते रहे। ऐसा भी नहीं था कि केंद्र को मालूम नहीं था। लॉग रजिस्टर और सुरक्षा कर्मियों के जरिए अमित शाह और अजित डोभाल को सब मालूम था। लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश के मान मनोबल के लिए दिल्ली से कोई फोन नहीं आया। बीजेपी ने नीतीश को कमतर आंक लिया था। नीतीश बताते हैं कि जीते विधायक कहते हैं कि बीजेपी से कोई मदद नहीं मिली, तो हारे विधायक बीजेपी को जिम्मेदार बताते हैं। सो पार्टी की राय से पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी से रिश्ता तोड़ना पड़ा। वहीं लालू प्रसाद यादव को भी महसूस होने लगा था कि अब राजनीतिक ग्रहों की चाल बदल रही है। तेजस्वी ने भी जातीय जनगणना के मौके से चाचा नीतीश का सम्मान शुरू कर दिया था। प्रदेश के 7 दलों ने मिलकर नीतीश की अगुवाई में पीएम मोदी से जाति जनगणना कराने के लिए मुलाकात की थी। मॉनसून सत्र में हम खुद स्वयं सभी विपक्षी दलों के साथ, चाहे लेफ्ट पार्टियां हों, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी, हम सभी जितने नेता थे मुख्यमंत्री जी से जाकर के मिले और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये आश्वासन दिया कि आपकी मांग पे हम जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगेंगे। 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। लालू के इशारे पर तेजस्वी ने जाति जनगणना की मांग उठाकर नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा जगा दी थी। फिर तेजस्वी के आवास पर इफ्तार पार्टी में नीतीश की शिरकत ने भी रिश्तों की कड़वाहट कम कर दी थी। इसी के साथ बीजेपी से तलाक लेने का प्लान बना और आरजेडी से चट मंगनी पट ब्याह का खाका तैयार कर लिया गया। जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाकर आनन फानन में बीजेपी से अलग होने का फैसला ले लिया। नीतीश जी तेजस्वी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के साथ राजभवन पहुंचे। अपना इस्तीफा सौंपने के साथ ही 7 राजनीतिक दलों के 164 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल फागू सिंह चौहान को सौंपकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने प्रदेश के साथ राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव की घोषणा भी कर दी। 11 जुलाई को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और इसके साथ ही बिहार की राजनीति का नक्शा बदल गया। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। भारतीय राजनीति के इतिहास में नीतीश कुमार उन नेताओं में रहे हैं जिन्हें सत्ता में रहने का सबसे ज्यादा अनुभव रहा है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का अनुमान लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन सियासत की अदा देखिए कि बीजेपी के साथ फेरे लेने के बाद नीतीश अपनी पहली सी मोहब्बत आरजेडी के साथ पिंगे ले रहे थे। नीतीश की राजनीतिक चतुराई उनकी टाइमिंग में नजर आती है। जब विपक्ष की तरफ से पीएम पद की दावेदारी करने वाले कमजोर नजर आए, तब उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया। वहीं प्रदेश की राजनीति और सत्ता में लगभग उकता चुके नीतीश अब सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने की तैयारी में हैं। लिहाजा लालू प्रसाद यादव से द्रोह का कलंक भी नीतीश ने धो लिया है। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से अच्छा सा महसूस नहीं कर रहे थे। सवाल ये है कि क्यों ऐसा हो रहा था? आखिर क्या वजह रही कि वो एनडीए में घुटन महसूस करने लगे? क्योंकि खबर ये भी है कि बीजेपी ने जानते हुए भी नीतीश को मनाने की कोई कोशिश नहीं की। नीतीश ने भी 20 साल पुराने एनडीए को छोड़ने में वक्त नहीं लगाया। बीजेपी और नीतीश के इन रिश्तों की पड़ताल बेहद जरूरी है और वही पड़ताल कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। जंगल राज के 2 युवराजा याद है ना आपको, नीतीश जी? ये भूल गए आप? और जब प्रधानमंत्री जी ने सघन प्रचार करना शुरू किया तो बिहार की हवा बदलती रही। दूसरे फेज में एनडीए को अधिक सीटें मिली,
तीसरे में और अधिक मिली और चौथे पांचवें में हम स्वीप कर गए। अब आपको 43 आया तो आप खाली दूसरे पर ब्लेम करते हैं, कभी अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि 43 क्यों आ गया। जदयू कहीं बिहार के जनता कुछ असहज तो नहीं हो रही थी। हमारा स्पष्ट मानना है कि वो जीत नरेंद्र मोदी के प्रयास और उनके व्यक्तित्व के कारण जनता ने विश्वास किया कि डबल इंजन की सरकार चलानी है बिहार के विकास के लिए। प्रसाद जी के इस बयान में बीजेपी की पीड़ा व्यक्त हो रही है, जिसमें हृदय से निकलती चीत्कार महसूस की जा सकती है। बीजेपी यहाँ तक कहती है कि जब उनकी सीटें कम थी तो हमने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। बीजेपी खेमे में बिरहा की तान गूंज रही है तो आरजेडी खेमे में थाली बजाकर सोहर गाया जा रहा है। बीजेपी पूछ रही है कि जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो, लेकिन नीतीश अलग अंदाज में दुआएं दे रहे हैं। रकीबों के लिए अच्छा ठिकाना हो गया पैदा, खुदा आबाद रखे मैं तो कहता हूँ जहन्नम को। तो जेडीयू के नेता ललन सिंह ने खुलकर बताया कि रकीब कौन है। नीतीश जानते हैं कि जिससे भी बीजेपी ने इश्क किया है वो मोहब्बत में फना हो गया, चाहे टीएमसी और बीएसपी हो या शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना हो या फिर टीडीपी। इतनी बर्बादे मोहम्मद की दुआएं लेकर बीजेपी कर रही है वफा की उम्मीद। तो नीतीश ने भी कह दिया कि दिल खोलकर जिस एनडीए से मोहब्बत थी वो तो अटल जी के साथ विदा हो गई। हम लोग तो साथ भी रहते तो भी 272 की गुंजाइश नहीं, 200 पार करना मुश्किल था। अब तो हम लोग भी अलग हो गए। गठबंधन का दौर है, भ्रम में न जिए कि हवा बांधने देने से ये देश उनके हवा में बह जाएगा। यह भ्रम है, कुछ देर के लिए लोगों को लग सकता है। और मुझे खुशी होती अगर हमारे पुराने साथी साथ बैठते और जिस तरह से वो कहते वही रास्ता हम अलग होने का अपनाते। नीतीश का ये रिश्ता 1996 में शुरू हुआ जब उन्होंने 12 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी से हाथ मिलाया। तो पहली बार बीजेपी के समर्थन से सन 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण 7 दिन के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए ने केंद्र में नीतीश को कई अहम जिम्मेदारियां दी। रेलवे, सड़क परिवहन और कृषि जैसे अहम मंत्रालय दिए। अहम बात यह है कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतीश बड़े मुरीद रहे। कच्छ में रेल परियोजना का उद्घाटन करते हुए 2013 में नीतीश ने कहा था कि नरेंद्र भाई गुजरात के दायरे में सिमट कर नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवाएं मिलेगी। 2005 में भी एनडीए के समर्थन से नीतीश दूसरी बार सीएम बने तो अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटों के साथ भारी जीत हासिल हुई। तो आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। लेकिन बीजेपी में अटल अडवाणी का दौर खत्म होने के बाद और 2014 के पहले नीतीश के लिए मुश्किलें पैदा होने लगी। विधानसभा में नीतीश ने 2013 में साफ कर दिया कि चाहे मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। हमें नीतीश ने 2013 में साफ कर दिया कि चाहे मिट्टी में मिल जाएं, लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत और जेडीयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में नीतीश के डीएनए पर सवाल उठा दिया, तो नीतीश ने भी बिहार के डीएनए को चुनावी मुद्दा बना दिया। लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। तब वे खुद सीएम और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अपने पहले प्यार से भी ज्यादा दिन नहीं बनी। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर नीतीश ने सफाई मांगते हुए कहा कि मेरी अंतरात्मा अब गवाही नहीं देती कि इस गठबंधन को जारी रखा जाए, और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को चौंकाते हुए इस्तीफा दे दिया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ट्वीट कर भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस को लेकर नीतीश को बधाई भी दे डाली।
नीतीश ने भी तहे दिल से धन्यवाद दिया। यही संदेशा बीजेपी से दिल का रिश्ता दोबारा कायम करने की वजह भी बना। इस बार 74 सीटें जीतकर बीजेपी का जोश जवानी उफान पर था, तो नीतीश 43 सीट लेकर कमजोर हो चुके थे। ऐसे में नीतीश ने बीजेपी को बता दिया कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और दुख भी है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें भी है वस्ल की राहत के सिवा। और इस तरह एक अफसाना पूरा हो गया। अंशुमान त्रिपाठी, APN। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जाहिर है कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन ने नीतीश को आशंकित कर दिया था। बीजेपी के नेताओं का व्यवहार भी नीतीश के असहज होने का एक बड़ा कारण बना। दूसरी तरफ उनके पास सारा आकाश था, जिसपे उन्हें उन्मुक्त उड़ान भरने के असीमित अवसर दिखाई दे रहे थे, और उसके साथ ही पुराने रिश्ते निभाने का मौका भी मिल रहा था। तो नीतीश आखिर ये मौका क्यों चूकते? लालू और नीतीश के खट्टे मीठे रिश्तों को लेकर अनगिनत कहानियां हैं। नुक्कड़ों और चौपालों में निंदा का रस का आनंद लेते हुए आप कई घंटों तक इस पर बहस कर सकते हैं कि कब किसने किसको क्या कहा और कब किसने किसको कब धोखा दिया। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खूब निभाई, लेकिन मौका मिलते ही एक दूसरे के साथ भी आ गए। तब जाकर कॉलेज के दिनों का ये रिश्ता आज तक दोनों के बीच कायम है। डालते हैं एक नजर इन रिश्तों पर। नीतीश और लालू के रिश्ते भी नरम नरम तो कभी गरम गरम रहे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में पूरा एक चैप्टर नीतीश पर छोटे भाई शीर्षक से लिखा, जिसमें लालू ने खुद को नीतीश का ऋणी बताया। लालू ने लिखा है कि जब वो कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपना दावा पेश कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा समर्थन किया था। लालू यादव ये भी बताते हैं कि 2014 में बीजेपी के साथ जाने पर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने ही गठबंधन के साथी जेडीयू के उम्मीदवार पवन वर्मा और गुलाम रसूल बलियाबी को हराने की साजिश रची थी। तब नीतीश ने लालू को फोन कर इन प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा था। आरजेडी विधायकों ने दोनों को वोट देकर जिताया था। ये रिश्ता दोनों के बीच जेपी आंदोलन के दौरान बना था। लालू तब तक राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुके थे और नीतीश इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। ये रिश्ता 1994 में तब टूट गया जब नीतीश जॉर्ज फर्नांडिस खेमे में चले गए और उनके साथ समता पार्टी की स्थापना की। लेकिन 1995 में समता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी और समता पार्टी की 17 साल तक चली दोस्ती तब टूटी जब बीजेपी ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी की जीत पर नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को सत्ता सौंप दी और 2015 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए। तब एक बार फिर नीतीश और लालू करीब आए और मिलकर भारी जीत भी हासिल की। लेकिन जब नीतीश ने 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ा तो लालू यादव ने नीतीश को सांप से लेकर पलटू राम, धोखेबाज और गिरगिट तक कह डाला। यहाँ तक कि जिस नीतीश को अब आरजेडी पीएम मटेरियल बता रही है, उसी नीतीश के पीएम मटेरियल कहे जाने पर लालू ने तंज भी कसा था। नीतीश कुमार को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया ना, जाने बीजेपी जाने नरेंद्र मोदी। ये तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है ना। ये सब नारा लगा रहा था, प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश जैसा हो बोलते थे लोग। इतना अहंकार, इतना लालच लोग। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गठबंधन छोड़ने के मामले में ये कहकर तंज कसा कि कफन में जेब नहीं होती। जिस शिद्दत से नीतीश और लालू ने मोहब्बत निभाई, इसी शिद्दत से दोनों साल भर पहले तक अदावत भी निभाते रहे। तेजस्वी यादव ने एक बार जब मर्यादा नहीं निभाई तो नीतीश ने नसीहत भी दी थी। लेकिन अब तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनने के बाद नीतीश के पैरों पर झुकते देखा गया तो तेजस्वी ने उन्हें पीएम पद का असली दावेदार भी बताया। कुल मिलाकर लालू को नीतीश के उसूलों को दरकिनार रख सहूलियत की सियासत करने पर नाराजगी रही।
तो नीतीश भी दिल में सामाजिक न्याय लेकर मजबूती से कुर्सी की सियासत करते रहे। अब नीतीश के पास राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो लालू के लिए भी एक बार फिर किंग मेकर बनने का मौका है। लिहाजा दोनों के बीच समझौता दोनों के फायदे के लिए है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अब की बार लालू नीतीश के रिश्ते कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। हालांकि नीतीश को मौका परस्त मानने वाले इसे टिकाऊ रिश्ता नहीं मानते, तो बहुत से लोग नीतीश को 2024 में पीएम मोदी के लिए चुनौती मानने को भी तैयार नहीं है। अभी लोगों को विपक्ष के एकजुट होने पर भी भरोसा नहीं है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेंगी, इस तरह के तमाम जुमले सबके सामने हैं। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि छोटे से वोट बैंक के सहारे नीतीश के लिए जेडीयू को बहुत दिन तक बचा पाना आसान नहीं है। पिछले चुनाव में ही बीजेपी जेडीयू से करीब दोगुनी सीट लेकर सत्ता में आई और बार बार बीजेपी ये जताने में कोई संकोच नहीं कर रही थी कि कम सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को उसने मुख्यमंत्री बनाया है। जेडीयू के साथ नीतीश का कद प्रदेश के राजनीति में भी और छोटा हो रहा था और इस बात को नीतीश समझने लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का सयानापन काबिले गौर है। एक छोटे से वोट बैंक के दम पर दूसरी पार्टियों की जरूरत बनकर गठबंधन करते रहे नीतीश कुमार और लंबे वक्त तक शासन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक रहे नीतीश कुमार। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के झंडे बरदार बने रहे और सांप्रदायिक कही जाने वाली पार्टी से गठबंधन करके सत्तासीन भी रहे। और अब जब राष्ट्रीय राजनीति में विकल्पहीनता की स्थिति है, तो नीतीश कुमार 2024 में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में दिख रहे हैं। देखते हैं कि क्या है वो समीकरण जिन्हें देखकर नीतीश कुमार बनना चाहते हैं पीएम पद के दावेदार। नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के लिए सही वक्त के इंतजार में थे। बिहार में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस से अगले आम चुनाव से पहले ही जेडीयू का सफाया होना तय था। लोक जनशक्ति पार्टी का हश्र भी उन्होंने खूब देखा और समझा है। जिस बीजेपी ने एलजेपी के टुकड़े कर डाले, आम मजबूरी में चिराग पासवान भी उसी के साथ खड़े हैं। लेकिन नीतीश कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर ये मौका चुना और इसका खुलकर इजहार भी कर दिया और एलानिया तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। हालांकि नीतीश फिलहाल अपनी दावेदारी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी मजबूती से उनके पीछे खड़ी नजर आ रही है। वहीं नीतीश और लालू ने देखा कि बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को चुनौती सामाजिक न्याय के जरिए ही दी जा सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण में तमिलनाडु तक पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी है। ऐसे में जाति का फैक्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवादी का सही जवाब हो सकता है। वहीं सभी गैर बीजेपी दलों को एक छाते के नीचे लाने के लिए सामाजिक न्याय विचारधारा के स्तर पर बड़ा आधार हो सकता है। इसीलिए तेजस्वी बार बार समाजवाद का नारा बुलंद कर रहे हैं। देखिए, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, नोकझोंक होता रहा, आरोप लगाते रहे हम लोग, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी एक घर में तो भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन हमारे जो पुरखों की जो विरासत है, समाजवादी विरासत, वो कोई और थोड़ी ना ले जाएगा। बिहार में अपना किला मजबूत करके महागठबंधन राष्ट्रीय राजनीति में एक विकल्प के तौर पर खड़ा होने की तैयारी में है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। जाहिर है कि आरजेडी और जेडीयू समेत 7 दलों के साथ आने पर बीजेपी राज्य की राजनीति में अलग थलग पड़ गई है। वहीं बीजेपी के पास राज्य में कोई ऐसा चेहरा भी नहीं बचा है जो नीतीश को चुनौती दे सके। साथ ही राज्य की 1/3 आबादी पिछड़े वर्ग की है। यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर जहां आरजी का कब्जा है, वहीं नीतीश का कुर्मियों समेत दूसरी कई पिछड़ी जातियों पर खासा असर है।
और ये भी तय है कि 2024 के नतीजे 2015 की तरह नहीं होंगे। जब बीजेपी ने अपनी लोकप्रियता को पूरी तरह भुना लिया था, अब ये लड़ाई आसान नहीं है। अब जेडीयू खुलकर नीतीश को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रही है। आज की तारीख में एनडीए में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन व्यक्तित्व के रूप में या एक पर्सनालिटी जो देश भर के स्तर पे देखा जा रहा है, उसके आधार पे यदि आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के हर तरह से योग्य हैं। देश भर में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से सत्ता विरोधी माहौल बनने की उम्मीद में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में पहलकदमी कर रहे हैं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब विपक्ष बुरी तरह बिखरा हुआ है। खुद कांग्रेस को बीजेपी ने करीब करीब कुचल डाला है। बीएसपी और टीएमसी ईडी और सीबीआई के दबाव में है और दूसरे विरोधी दल अगुवाई करने की हालत में नहीं है या कांग्रेस को स्वीकार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकप्रियता में भले ही राहुल गांधी समेत कुछ नेता उनसे आगे नजर आ रहे हों, लेकिन नीतीश के अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं का कद भी उतना बड़ा नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे सके। और ये नहीं भूला जा सकता कि पर्दे के पीछे लालू प्रसाद यादव जैसा चतुर चाणक्य सक्रिय है, जो 3 बार किंग मेकर की भूमिका अदा कर चुका है। कुल मिलाकर 2024 का एजेंडा तय हो गया है। हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देने के लिए जाति जनगणना से शुरू कर मंडल की राजनीति एक बार फिर देश के पटल पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो दिलचस्प बात यह है कि 2024 के आम चुनाव में भले ही नीतीश कुमार जीत न पाए, लेकिन बिहार की सत्ता में वो मजबूती से बने रहेंगे। साथ ही 1990 के बाद एक बार फिर से सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने का सेहरा नीतीश के सर ही बांधा जाएगा। इस तरह से सत्ता न सही, सम्मान तो उन्हें मिलेगा, और वो सम्मान भी किसके बीच? पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित समाज में उन्हें एक तरह से देवता माना जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार का नाम लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और वीपी मंडल के साथ लिया जाएगा। नीतीश कुमार को अपनी आखिरी हसरत पूरी करने के लिए इससे बेहतर मौका और फिर कहां मिल सकता था। और इसी स्ट्रोक के साथ नीतीश कुमार ने ये बता दिया है कि अभी भी जान बहुत बाकी है। तो आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।